अब ये हमारी तीसरी डेरिवेशन स्टार्ट हो गई है। पहले हमने जो है काइनेटिक एनर्जी की डेरिवेशन की थी, दूसरी हमने पोटेंशियल एनर्जी की डेरिवेशन की। अब तीसरी हमें किस चीज़ की डेरिवेशन करनी है? तीसरी हमें करनी है डेरिवेशन, ये हमारे पास जो है ये है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को ड्राइव करना है, जिसको हम कहते हैं लचक की मख्फी तवानाई। सबसे पहले तो हमें ये बताना है कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है और इसकी डेरिवेशन, इसको हमें प्रूफ भी करना है, साबित भी करना है। प्रूफ दैट इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, जिस तरह हमने काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर हमने प्रूफ किया था, फिर पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एम जी एच हमने प्रूफ किया था। अब हम प्रूफ करेंगे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। इलास्टिक में क्या होता है? एक लचक होती है। ठीक है, तो अब हमें लचक की मख्फी तवानाई देखनी है। अभी हमने सिर्फ देखा था कि मख्फी तवानाई क्या होती है, हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को करा था। अब हम देखेंगे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। डेफिनेशन, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की अगर डेफिनेशन हम देखें, लचक की मख्फी तवानाई जिसको हम कहते हैं, उसकी अगर हम डेफिनेशन देखें तो उसमें क्या है? द एनर्जी इज स्टोर्ड इन अ स्ट्रेच्ड और कंप्रेस्ड इलास्टिक मटेरियल लाइक स्प्रिंग और रबर बैंड इज़ कॉल्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अब सिंपल इसके अंदर क्या चीज़ बताई गई है? इसके अंदर इन्होंने बताया है कि कोई ऐसा मटेरियल जिसके अंदर लचक हो, जिसको स्ट्रेच किया जा सके, जिसको दबाया जा सके, जिसमें हमारे पास स्प्रिंग आ जाती है, जिसके में हमारे पास रबर बैंड आ जाता है। रबर बैंड को खींच के लंबा करके दोबारा से उसको छोड़ा जाता है तो वो अपनी पोजीशन पर आ जाता है। या फिर स्प्रिंग को जब हम दबाते हैं, उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो थोड़ी शेयरिंग हो जाती है, स्ट्रेच हो जाती है, और जब उसको हम छोड़ते हैं तो वो दोबारा अपनी पोजीशन पर आ जाती है। तो जब हम स्प्रिंग को दबाते हैं, स्ट्रेच करते हैं, तो उसके अंदर क्या चीज़ जमा हो जाती है? उसके अंदर जमा हो जाती है पोटेंशियल एनर्जी। या फिर हम जब इलास्टिक को खींचते हैं, जब हम रबर बैंड को खींचते हैं तो उसके अंदर क्या चीज़ स्टोर हो जाती है? पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। रबड़ को जब खींच के छोड़ते हैं तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है, जो जमा होती है, उसकी वजह से दोबारा वो अपनी असली शक्ल में आ जाता है। और स्प्रिंग को जब हम दबाते हैं तो स्प्रिंग के अंदर भी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। तो बस ये याद रखिएगा कि ये हमेशा होती है किसी भी स्ट्रेचेबल ऑब्जेक्ट के अंदर, जिसमें हमारे पास स्प्रिंग हो गई या फिर रबर बैंड वगैरह हो गया। द एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्ट्रेच्ड और कंप्रेस्ड इलास्टिक मटेरियल, ठीक है, इज कॉल्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब ये हमारी हो गई इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अब इसके बाद हमें इसकी डेरिवेशन करनी है, इसको ड्राइव करना है। ड्राइव हमें क्या करना है? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर हमें ड्राइव करना है। अब क्लास देखिए, सबसे पहले तो हम इसकी डायग्राम भी देख लेते हैं ना। ये हमारी जो है वो स्प्रिंग है। ये स्प्रिंग एक नॉर्मल फॉर्म में, अभी इस पर फोर्स जो है वो ज़ीरो है, इस पर फोर्स अप्लाई नहीं हुआ, फोर्स ज़ीरो के बराबर, ज़ीरो है फोर्स 0 है। तो ये अपने पोजीशन ओ पर मौजूद है, ओ पर मौजूद है। पोजीशन ओ पर कब मौजूद है? जब इसकी फोर्स 0 हो जाती है। अब मैंने इस पर फोर्स अप्लाई किया, जितनी ज़्यादा फोर्स होगी उतना स्ट्रेच हो जाएगा, उतना ये स्प्रिंग क्या होगा? स्ट्रेच हो जाएगा, दब जाएगा, और जितना ये दबेगा उतना इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी पैदा हो जाएगी, याद रखिएगा। अच्छा, ये स्प्रिंग पहले तो ये पूरी अपनी असल पोजीशन में मौजूद थी, 0 पोजीशन पर, ठीक ही थी। लेकिन जब मैंने इस पर फोर्स अप्लाई किया, ये स्ट्रेच हो गई। स्ट्रेच होने से जो इसने फ़ासला तय किया है, देखिए पहले ओ तक का फ़ासला था, ओ से जब इसने जो है ये रिवर्स में चली जाती है, पीछे की तरफ चली जाती है, तो ये फ़ासला जो पीछे की तरफ कर रही है ये x कहलाता है। अब यहाँ पर जो डिस्टेंस है, किसी भी याद रखिएगा, किसी अब स्प्रिंग की बात हो रही है, स्ट्रेचेबल मटेरियल की बात हो रही है, तो उसमें हम फासले के लिए क्या यूज़ करेंगे? x यूज़ करेंगे। उसमें फ़ासले के लिए अब d यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। अब ये है ये फ़ासला ही, लेकिन यहाँ पर स्ट्रेचेबल मटेरियल की बात हो रही है, तो यहाँ पर मैंने x यूज़ किया। तो जब फोर्स अप्लाई हुआ, ये स्ट्रेच हुआ, तो इसने x डिस्टेंस तय किया, ठीक है, ये याद रखिएगा इसमें। अब इसमें जो है, अब हमें इसमें कौन सा, वही बात है कि हमें इस को इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए अब हम किस चीज़ को, कौन सा फॉर्मूला यूज़ करें।
यहाँ पर जब हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो फॉर्मूला होगा, वो हमारा होगा हुक्स लॉ, हुक्स का कानून। अब मुख्तलिफ जो है वो साइंटिस्ट, उनके मुख्तलिफ लॉज थे, तो अब हुक्स ने अपने कानून में क्या कहा। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, the applied force is directly proportional to the extension produced in the spring of distance x. So mathematically अब इसको इस तरह से हमने लिखा। हुक्स ने क्या कहा, हुक्स ने कहा कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसके होता है, एक्स के। एक्स हमारे पास क्या है, डिस्टेंस है, उसका स्ट्रेचेबल डिस्टेंस है। एक्सटेंशन प्रोड्यूस जो हो रहा है, जो स्प्रिंग का डिस्टेंस है, स्प्रिंग ऑफ डिस्टेंस एक्स, ये एक्स हमारा डिस्टेंस है। तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसके होता है, एक्स के। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन का मतलब ये है कि अगर जितना फोर्स अप्लाई हुआ है उतना ही उसने फासला तय किया, उतना वो स्ट्रेच हुआ। जितना कम फोर्स अप्लाई होगा उतना कम स्ट्रेच होगा, जितना ज़्यादा फोर्स अप्लाई होगा उतना ज़्यादा स्ट्रेच होगा। यानी एक चीज़ ज़्यादा है तो दूसरी चीज़ भी ज़्यादा होगी, और अगर एक चीज़ कम है तो दूसरी चीज़ भी कम होगी। यह हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शन का मतलब होता है। ठीक है, तो फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसके, एक्स के हैं। अब आपको एक्स समझ में आ गया होगा, एक्स यहाँ पर डिस्टेंस को शो कर रहा है। एक्स डिस्टेंस यानी कि फोर्स अप्लाई किया और इसने जितना भी ये श्रिंक होकर या स्ट्रेच होकर जो है वो स्ट्रेच हो गया, तो इसने जितना एक्स फासला तय किया है, तो जितना फोर्स उतना एक्स है, जितना कम फोर्स उतना कम एक्स होगा। ठीक है, अब डायरेक्टली प्रोपोर्शन के निशान को ख़त्म करने के लिए हमने यहाँ इक्वल टू का निशान लगाकर ये इसके कांस्टेंट के लगा दिया। के हमारा यहाँ पर कांस्टेंट होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शन के निशान को ख़त्म करने के लिए हमने के लगाया। ये के जो है ये इसके लिए इसका हुक्स का भी कांस्टेंट है, और ये के जो है ये इसका इलास्टिक पोटेंशियल का भी कांस्टेंट है। ठीक है, तो फॉर्मूला हमारे पास आ गया F = kx। ये इक्वेशन 1 आ गई हमारे पास। अब इतनी चीज़ आपको समझ आ गई क्लास। अब क्या है, अब हमें ये निकालना है कि जब हमारे पास ये स्ट्रेच नहीं हुआ था स्प्रिंग और ज़ीरो पोजीशन पे था, और जब ये स्ट्रेच हो गया, स्ट्रेच फोर्स लगाने की वजह से जब ये स्ट्रेच हुआ तो स्ट्रेच होने के बाद जो उसने एक्स डिस्टेंस तय किया है तो उसकी एवरेज पोजीशन, यहाँ पर हमें क्या मालूम है, एवरेज फोर्स मालूम करनी है कि फ़ोर्स जब ज़ीरो था और फोर्स लगने के बाद जब उसने एक्स डिस्टेंस तय किया है तो इनके दरमियान इसका एवरेज क्या हो गया। अब देखिए, द एवरेज फोर्स नीडेड टू कंप्रेस द स्प्रिंग फ्रॉम द पोजीशन O2x। O2x से हमें क्या करना है, इसका एवरेज फोर्स निकालना है। O2x को सामने रख के हमें उसका एवरेज फोर्स निकालना है। तो हमने फॉर्मूला एवरेज के, हमेशा एवरेज के लिए हमें 2 से डिवाइड करना होता है। अगर हम अपने मैथ्स में भी किसी भी चीज़ का एवरेज निकाल रहे होते हैं, अगर 2 चीज़ों के दरमियान एवरेज निकालेंगे तो हम 2 से डिवाइड करेंगे, 3 चीज़ों के दरमियान एवरेज निकालेंगे तो 3 से डिवाइड करेंगे। तो हमने 2 चीज़ों के दरमियान एवरेज निकाला था O2x के दरमियान, तो हमने 2 से डिवाइड किया। F = O + kx/2। ठीक है, अब अगर मैं इसको ये लिख दूँ F = kx, ज़ीरो जो है अगर मैं ना लिखूँ तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसका, kx/2। F = मैंने इसको इस शेप में लिख दिया ½ kx। ठीक है, इसको अलग कर दिया। ½ kx क्यों लिखा, क्योंकि मुझे ये वाली शक्ल चाहिए। ये अब देखिए, इसका हाफ भी आ गया, के भी आ गया, एक्स भी आ गया, लेकिन अभी इसका स्क्वायर नहीं आया है। ठीक है, अब स्क्वायर लाने के लिए मैं कौन सा स्टेप करूँगी कि जिससे स्क्वायर भी इसका आ जाएगा। अब चूँकि ये है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, और जब भी एनर्जी की बात आएगी तो एनर्जी जो है वो किस पर डिपेंडेंट होता है, वर्क पर डिपेंडेंट होता है। जब किसी भी बॉडी में कोई किसी भी किस्म की एनर्जी है तो इसका मतलब है उसने वो वाला काम किया है, वर्क इसके अंदर ऑलरेडी हो रहा है। तो वर्क के लिए फिर हमने वर्क डन इन कंप्रेसिंग द स्प्रिंग इज़। अब इसका जो है हमारे पास फार्मूला आ जाता है W = Fx। वर्क का फार्मूला हमने क्या पढ़ा था क्लास, पढ़ा था W = Fd। D कहाँ था,
जब हमने काइनेटिक एनर्जी पढ़ा था और हमने पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा था, काइनेटिक एनर्जी में डी की जगह क्या यूज़ हुआ था, एस यूज़ हुआ था, और पोटेंशियल एनर्जी में डी यूज़ हुआ था। दोनों ही डिस्टेंस है, दोनों ही फासला है। और अब जब हम स्प्रिंग की बात कर रहे हैं तो स्प्रिंग में हम फासले को एक्स से शो करेंगे। तीनों का मतलब एक है, डी बराबर होता है एस के और बराबर होता है एक्स के, यानी तीनों ही किसको शो कर रहे हैं, तीनों डिस्टेंस को ही शो कर रहे हैं। ये शो कर रहा है पोटेंशियल एनर्जी का डिस्टेंस, ये शो कर रहा है काइनेटिक एनर्जी का डिस्टेंस, और ये एक्स शो कर रहा है किसके, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का डिस्टेंस। ठीक है, तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के लिए डिस्टेंस के लिए हमने यहाँ पर x शो कर दिया। तो W इज़ इक्वल टू, अब f की जगह मैंने f की वैल्यू लिख दी, जो मैंने f की वैल्यू निकाली है यहाँ पर मैंने f की वैल्यू यहाँ पर एज इट इज़ लिख दी, 1/2 kx, ये f की वैल्यू है। मल्टीप्लाई, ये x इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई का निशान लगा दिया और ये x एज इट इज़ मैंने यहाँ पर ऐसे ही लिख दिया। अब इक्वेशन हमारी बन जाती है W इज़ इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। देखिए ये दोनों एक्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं और जब दो एक्स आपस में मल्टीप्लाई इस तरह से हो रहे हैं तो इनकी पावर्स जो है वो ऐड हो जाती है और पावर्स ऐड होकर यहाँ पर हो गया एक्स स्क्वायर। डब्ल्यू इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए, अब आप देख रहे हैं ये स्टेप, हम स्टेप बाय स्टेप सारा काम कर रहे हैं और हमारे पास ये वाली कंडीशन आ गई। हाफ के एक्स स्क्वायर हमने अभी प्रूफ कर लिया। अब हाफ के एक्स स्क्वायर के साथ मेरे साथ पास लगा हुआ है डब्लू। डब्लू को हटा के मुझे क्या लगाना है, यहाँ पर लगाना है पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी लगानी है। अब आप देखिए कि दिस वर्ड causes the elastic potential energy इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी W जो है, वर्क जो है वो असल में क्या है, वो पोटेंशियल एनर्जी है। तो चाहे मैं W लिखूं या W की जगह मैं ये लिख दूं कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, तो दोनों एक ही बात होगी। या तो मैं W लिखूं या फिर मैं यहाँ पर इसकी जगह लिख दूँ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो अगर मैं इसकी जगह जो है वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी लिखूंगी तो वो भी एक ही बात होगी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, तो W इसी के बराबर होता है, तो लिहाजा मैंने लिख दिया इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। तो बस ये बात, ये हमारा प्रूव हो गया है। अब ये बात सामने याद रखिएगा कि इलास्टिक्स जब भी किसी भी स्ट्रेचेबल चीज़ के अंदर जो डिस्टेंस होगा उसको हम एक्स से शो करेंगे। ठीक है, और वैसे हम डिस्टेंस को डी या एस किसी भी उससे शो कर सकते हैं। अब ये वाली इक्वेशन आप उसको दोबारा इसको करिएगा, उतारिएगा और फिर उसके बाद इसको ज़बानी भी करिएगा ताकि इसको अच्छी तरीके से आपको रिमाइंड हो जाए, और अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो फिर डिस्कस कर लीजिएगा।